दोस्तों, हमास के मुजाहिद सुरंगों से इसराइल में दाखिल हो चुके कई इसराइली फौजियों को अगवा कर लिया। हम भी कहते थे हमास के लोग इस बार एयर स्ट्राइक पर खामोश क्यों हैं। खामोशी की असल वजह तो अब सामने आई। हमास लीडर ने नए इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट को गले से पकड़ लिया। नेतन्याहू ने सच ही कहा था कि हमास बेनेट की बैंड बचा देगा। हमास की खतरनाक सुरंगों ने तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया। कई किलोमीटर की लंबी सुरंगें जो एक गजा से मिस्र तक पहुंच जाए इसराइल की मौत का सामान बन गई। हज़ारों खतरनाक मिसाइल गजा पहुंचना शुरू, ऐसे मिसाइल जिनके सामने आयरन डोम नाकाम हो गया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि इसराइल की ऐसी कितनी खतरनाक सुरंगें हैं और अब क्यों इसराइल बेबसी के आलम में मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहता है और इसराइल का आयरन डोम कैसे हमास ने हैक कर लिया। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगरचे इसराइल और गजा पट्टी में हमास के दरमियान हालिया कशीदगी में दोनों जानिब तबाही और हलाकतें हुई हैं, मगर इस लड़ाई में दोनों फरीक बराबरी के नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह हमास ने इसराइल को सबक सिखाया है वो इंतहाई अहम है। इस बात में कोई शक नहीं कि अस्करी कुव्वत के लिहाज से इसराइल कहीं ज़्यादा ताकतवर है। उसके पास फ़िज़ाइया है, मसल्ला जोन है, इंटेलिजेंस जमा करने के निज़ाम है और वो जब चाहे गजा पट्टी को निशाना बना सकता है। इसराइल का दावा है कि सिर्फ उन मकामात को निशाना बनाता है जो अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। फ़लस्तीनी इलाकों की गुंजान आबादी की वजह से आम शहरियों की अमवात ना होना तकरीबन नामुमकिन है। हमास और इस्लामिक जिहाद अगरचे इस तनाज़े में कमज़ोर फरीक हैं, लेकिन इनके पास इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए ख़तरनाक हथियार हैं। इसराइली फोर्सेस ने हाल ही में एक ड्रोन मार गिराया है जो कि मुमकिन तौर पर मुसल्लह हो सकता था। इसके अलावा इसराइल का दावा है कि एक एलीट हमास यूनिट ने गजा पट्टी के जनूबी हिस्से से एक सुरंग के ज़रिए इसराइल में दाखिल होते हुए जहां से वो इसराइली कमांडरों को अगवा करके ले गए, जिसका जिक्र हम गुज़श्ता वीडियो में कर चुके हैं। हमास के पास जो सबसे अहम हथियार है वो मुख्तलिफ ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल हैं। इनमें से कुछ जैसे को करंट गाइडेड टैंक शिकन मिसाइल के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मिस्र से सुरंगों के ज़रिए लाए जाते हैं। गजा और इसराइल के दरमियान जो सुरंगें हैं उनसे कैसे हमास इसराइल को निशाना बनाते हैं, यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसने इसराइल की नाक में दम कर रखा है। इस पर हम बात करने से पहले आपको बता दें कि हमास और इस्लामिक जिहाद के हथियारों की बड़ी तादाद गजा की पट्टी के अंदर वाक़े एक हथियार साज फैक्ट्री से आते हैं। इसराइलियों का ख्याल है कि इस फैक्ट्री को बनाने में ईरानी माहिरीन की मदद ली गई थी। इसराइल का दावा है कि वो हथियार बनाने और रखने के मकामात को निशाना बनाता है। हमास के पास कितने हथियार हैं इस बात का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। इसराइली फ़ौज के पास उसके अपने तखमीने हैं, मगर वो आम नहीं किए जाते। उनके तर्जुमान सिर्फ इतना कहते हैं कि इनके मुताबिक हमास तक कशीदगी काफ़ी अरसे तक जारी रह सकती है। बज़ाहिर फ़लस्तीनी कई अक़साम के रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इनमें से कोई ज़्यादा नए या पेचीदा डिज़ाइन के नहीं हैं। मगर ज़्यादातर यही रुझान है कि हथियारों की रेंज और पेलोड दोनों बड़े हैं। मिसाइलों के नाम और मॉडल तो कई किस्मों के होते हैं, मगर हमास के पास छोटी रेंज के कई मिसाइल हैं, जैसा कि कसाम 6 से 10 किलोमीटर रेंज या अल-कुद्स 16 किलोमीटर रेंज। इसके अलावा ग्रेट सिस्टम 55 किलोमीटर रेंज और सिजल 55 किलोमीटर रेंज भी मौजूद है। इसके अलावा सबसे कम रेंज के लिए मार्टर गोले इस्तेमाल होते हैं, मगर हमास के पास तवील रेंज के सिस्टम भी हैं, जैसे कि M75 75 किलोमीटर रेंज, अल-फजर 100 किलोमीटर तक, R160 120 किलोमीटर तक और कुछ M302S जो कि 200 किलोमीटर रेंज के हैं। तो ये वाज़ेह है कि हमास के हथियार तलबीब या यरूशलेम को निशाना बना सकते हैं और इसराइल के साहिली इलाके जहाँ पर इस मुल्क की ज़्यादातर आबादी और अहम तरीन तंजीबात हैं, इसको भी निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, इसराइली फ़ौज का दावा है कि गुज़श्ता 3 रोज़ में इन पर फायर किए गए 1000 के करीब रॉकेटों में से तकरीबन 200 गजा की पट्टी के अंदर ही गिर गए, जो कि शायद देसी साख्ता रॉकेट बनाने या मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हिस्से बनाकर जोड़ने के अमल की वजह से आने वाले मसाइल की अक्कासी करता है। इसराइली फ़ौज का ये भी कहना है कि दागे गए रॉकेटों में से 90% को उनके आयरन डोम सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया है, मगर आयरन डोम का एक हिस्सा जो कि एश्केलोन शहर का दिफा कर रहा था, तकनीकी ख़राबी की वजह से हालिया कशीदगी में ऑफलाइन था। यह मुकम्मल तौर पर 100% कामयाब मिसाइल चिकन निज़ाम नहीं है। मिसाइलों के ख़िलाफ़
آپ کے پاس بہت محدود آپشنز ہوتے ہیں۔ آپ میزائل چکن نظام کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ میزائل بنانے اور رکھنے کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور کہنے کو آپ زمینی آپریشن کر کے میزائل لانچرز کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں، مگر ایسا کرنا اس معاملے میں ممکن نہ ہوگا۔ دوستو، فلسطین کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے اور جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ زمینی آپریشن سے میزائل حملے کم ہو جاتے ہیں، مگر جیسا اسرائیل کے 2014 کے پچھلے آپریشن میں ہوا تھا، 2251 فلسطینی جن میں سے 1462 عام شہری تھے مارے گئے تھے، اور 67 اسرائیلی فوجیوں سمیت 6 عام شہری ہلاک ہوئے تھے۔ راکٹ حملوں اور اسرائیلی حملوں کا یہ سائیکل کسی بھی فریق کو کامیابی نہیں دیتا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے امن ہوتا ہے، اور پھر وہی کہانی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یروشلم میں کشیدگی اس مرتبہ لڑائی کی وجہ بنی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تنازع کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، مگر جیسے جیسے عرب حکومتیں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کر رہی ہیں، فلسطینیوں میں داخلی طور پر اتحاد نہیں ہے، اور یہ معاملہ اسرائیلی قیادت کے ایجنڈے پر بھی نہیں ہے، تو مشکل ہی ہے کہ امن کی طرف معاملات بڑھیں۔ اس کے لیے آپ کو افریقین میں امن کے لیے حقیقی چاہ اور بیرونی طاقتوں کی طرف سے زوردار اور دیرپا کوششیں درکار ہوں گی۔ ابھی بظاہر ان میں سے کوئی بھی حالات موجود نہیں ہے۔ دوستو، پوری دنیا نے دیکھا کہ مئی میں اسرائیل نے فلسطین کو جس جنگ میں جھونکا اور معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلا تھا، اس میں دنیا کے تمام ممالک نے اسرائیل کے اس ایکشن کے خلاف آواز اٹھائی۔ مسلم ممالک کے ساتھ مل کر ان تمام ممالک نے جو انسانیت کو اول درجے پر رکھتے ہیں، انہوں نے اسرائیل کی مخالفت کی تھی۔ اسرائیل کی مخالفت کرنے والے ممالک میں ایک ملک روس بھی تھا۔ پیوٹن نے باقاعدہ اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ پیوٹن نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل جنگ بندی نہیں کرتا تو روس کو مجبوراً اسرائیل کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ روس اور پوری دنیا کے پریشر کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، لیکن اس کے بعد اسرائیل نے روس کے خلاف ایکشن لیا اور شام میں روسی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ اب یہ غلطی تو نیتن یاہو نے کی تھی جب وہ اسرائیل کا وزیر اعظم تھا، لیکن اس کی سزا اب نہ صرف نفتالی بینٹ بلکہ پورے اسرائیل کو ملنے والی ہے۔ جب اسرائیل نے روس کی ایئر بیس کو نشانہ بنایا تھا تو ہم نے تبھی بتا دیا تھا روس اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ ماسکو میں ایک اہم اجلاس ہوا۔ روس نے حزب اللہ کے لیڈر خالد مشعل اور حماس کے دیگر لیڈران کو ماسکو بلایا، اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس نے حماس کو ہر طرح کی مدد دینے کا فیصلہ کیا، اور اس ملاقات میں ذرائع نے کہا کہ روس نے خطرناک ترین میزائل حماس کے حوالے کر دیے ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔